हेलो स्टूडेंट्स, एम सी नेहा हिमानी। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस। स्पेशल कोड मैं आपको करवा चुकी हूँ, अपना कंपनी लॉ में सिर्फ अब डायरेक्टर रह जाएगा ये टॉपिक्स कवर होने के बाद। मिसलेनियस में हमारे 6 टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट स्टेटस, निधि कंपनी, मिसलेनियस के कुछ पेनल्टी के सेक्शंस हैं और रजिस्टर्ड वैल्यू। इन 6 टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमारा मिसलेनियस कवरअप है एंड देन कंपनी लॉ का हमारा सारा पार्ट कवर है, सिर्फ डायरेक्टर छोड़ के। और डायरेक्टर में भी हमने मेजर पोर्शन कर लिया है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो हमारा सिर्फ 149 से लेके कहाँ तक 195 तक इतना डायरेक्टर पेंडिंग है। उसके अलावा हमारा सारा कंपनी लॉ कवरअप हो चुका है। तो अब देखिए, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फर्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कौन सा टॉपिक है? रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ये टॉपिक कितने सेक्शन कवर करता है? 5 सेक्शन, 248 से लेके 252 तक। तो चलते हैं। ये क्या कहता है कि एक कंपनी आरओसी से अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करवा सकती है। मतलब हम बिना वाइंडिंग अप में जाए अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हैं आरओसी के पास। तो सबसे पहला सेक्शन 248 कहता है कि आरओसी खुद से भी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है और कंपनी खुद भी स्ट्राइक ऑफ करवा सकती है। आरओसी खुद से कब करेगा? 4 केसेस में। फर्स्ट केस है, अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल तक बिजनेस रन नहीं हुआ। इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर 1 ईयर तक बिजनेस रन नहीं हुआ तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा आपका नाम। और कॉन्टिन्यूसली अगर 2 ईयर्स तक अगर ऑपरेशन रन ही नहीं हुए आपके, तो फिर आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। थर्ड वन, एक 10 ए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म 10 ए सेक्शन है हमारा, सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, आईपीसी में इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का है, जिसके अंदर हम डेक्लेरेशन देते हैं 180 डेज के अंदर कि हमारी फिजिकल लोकेशन ये है और हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ने कैश दे दिया है। अगर हमें कैश रिसीव नहीं हुआ और हमने ये डेक्लेरेशन फाइल नहीं की तो आरओसी हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। और एक सेक्शन 12(9) अगेन हमारा जो आईपीसी का सेक्शन है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करता है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे हमने अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया, जो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर किया है, तो आरओसी अगेन हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। तो इन 4 रीजंस के बेस पे आरओसी सुओ मोटो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। डन। आरओसी का पता लग गया, आरओसी कैसे स्ट्राइक ऑफ करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है कंपनी कैसे स्ट्राइक ऑफ करेगी। कंपनी 5 कंडीशंस पूरी करने पे स्ट्राइक ऑफ के लिए जा सकते हैं। सबसे पहला, लाइबिलिटी सारी पे ऑफ कर रखी हो कंपनी ने, उसके ऊपर किसी तरह की कोई लाइबिलिटी ना हो। एसआर पास होना चाहिए कंपनी में। 75% पेड अप शेयर कैपिटल वाले अग्री करने चाहिए, दोनों सेम ही है वैसे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये 2 सेम, इनकॉर्पोरेशन के बाद या तो 1 साल तक बिजनेस रन नहीं हुआ आपका, या फिर कॉन्टिन्यूसली 2 ईयर्स तक ऑपरेशन रन नहीं हुए, तो कंपनी भी स्ट्राइक ऑफ करवा सकती है नाम खुद से सुओ मोटो। तो वो ये यहाँ पे कंपनी खुद अप्लाई करेगी, आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा, और वहाँ पे आरओसी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके नाम स्ट्राइक ऑफ करेगा। तो 248 ये बोलता है स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी और बाय कंपनी। नेक्स्ट 249 कहता है कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं जा सकती। इन सर्कमस्टांस में यू कांट अप्लाई फॉर स्ट्राइक ऑफ। तो कौन से सर्कमस्टांस है? लास्ट 3 मंथ्स में आपने ये 5 काम किया तो आप नहीं जा सकते। कौन कौन से काम? या तो नाम चेंज किया है कंपनी ने, अपना नेम चेंज किया है, या कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज किया है, तब नहीं जा सकते। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में गई है कंपनी, तब नहीं जा सकते। वाइंडिंग अप में जा चुके हैं आप। ध्यान रखना, वाइंडिंग अप हमेशा इस चैप्टर को ओवरराइड करेगा। अगर आप स्ट्राइक ऑफ में गए हो और वाइंडिंग अप में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर आप वाइंडिंग में चले गए तो आप स्ट्राइक ऑफ में नहीं जा सकते। फिर उसके बाद पिछले 3 महीने से कंपनी एक्टिवली बिहेव कर रही थी और सडनली बोल रही है मेरे को स्ट्राइक ऑफ करो मेरा नाम, तो इन 5 कंडीशंस में आप स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं जा सकते। पिछले 3 महीने में आपने अपना नाम चेंज किया, सेल परचेज किया प्रॉपर्टी की, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किया है, वाइंडिंग अप के लिए जा चुके हो, या एक्टिवली एंगेज थे, तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा। 249 ये कहता है। 248 स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। आरओसी की 4 कंडीशन, कंपनी की 5 कंडीशन। 249 इन 5 कंडीशंस में कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं जा सकती। 248 में 250 बोलता है स्ट्राइक ऑफ होने के बाद
दो फॉर्मेलिटी हो जाती हैं। एक तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट डीम टू बी कैंसिल माना जाएगा कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है विच इज टू बी कंसिडर्ड एज डीम टू बी कैंसल्ड। एंड द सेकंड थिंग ऑपरेशन सीज हो जाएंगे, मतलब अब कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है तो कंपनी अपने नाम पे कोई भी ऑपरेशन रन नहीं कर सकती। तो 250 सेक्शन बोलता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ क्या फॉर्मेलिटी है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट डीम टू बी कैंसल्ड एंड ऑपरेशन सीज हो जाएंगे। 251 बोलता है अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में स्ट्राइक ऑफ करवा लिया, मतलब कंपनी अपनी लाइबिलिटी से एस्केप करना चाहती थी और उसने स्ट्राइक ऑफ करवा लिया, तो लाइबिलिटी तो भाई पे ऑफ करनी ही पड़ेगी। अगर 248 में भी हम जब देते हैं डेक्लेरेशन कि हमने अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी हैं और फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती हैं, तो 248 भी कहता है कि कंपनी को अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे हमने जानबूझ के लाइबिलिटी से बचने के लिए स्ट्राइक ऑफ करवाया, तो भाई लाइबिलिटी तो भरनी पड़ेगी, साथ में 447 की पेनल्टी भी लग जाएगी। तो आप पे 447 की पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी और लाइबिलिटी भी पे ऑफ करनी पड़ेगी। 252 है हमारा नेक्स्ट सेक्शन रिकॉल का। 252 कहता है कि अगर कंपनी अपना नाम वापस से रिकॉल करवाना चाहती है तो कंपनी एनसीएलटी को अप्लाई करेगी। एनसीएलटी को कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, उसके मेंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन आरओसी भी अप्लाई कर सकता है। आरओसी को पावर है स्ट्राइक ऑफ की और रिकॉल करवाने की पावर सिर्फ और सिर्फ एनसीएलटी के पास है। तो हम एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे कितने टाइम में, विद इन 3 ईयर में, 3 साल में हम एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं स्ट्राइक ऑफ के बाद कि आप रिकॉल कर दीजिए हमारा नाम। और कुछ सर्कमस्टांसेस में 20 ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं वर्कमैन और कंपनी अप्लाई कर सकती है सम सर्कमस्टांसेस में 20 ईयर्स में भी। तो ये थे हमारे 5 सेक्शन। रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। 248 बोलता है कंपनी रिमूव करवा लेगी अपना नाम या आरओसी रिमूव कर देगा। 249 कहता है कि कंपनी अपना नाम रिमूव नहीं करवा सकती। 250 फॉर्मेलिटी का है कि आप कब आपका स्ट्राइक ऑफ होने के बाद आप पे क्या फॉर्मेलिटी लगेगी। 251 फ्रॉडुलेंट मैनर में अगर स्ट्राइक ऑफ करवा लिया तो क्या होगा, और 252 रिकॉल का है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरेन कंपनी की इंपॉर्टेंट थी। फॉरेन कंपनी के कौन से सेक्शन में थी, 242 में। गवर्नमेंट की है 245 में। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन 245 क्या बोलती है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करते हैं 51% पेड अप शेयर कैपिटल कंसीडरिंग वोटिंग पावर। अगर 51% या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल कंसीडरिंग वोटिंग पावर, कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। तो उस पर रूल लग जाएंगे गवर्नमेंट कंपनी के। हमारे सिलेबस में 2 सेक्शन है, 394 और 395। 394 और 395 ये सीरीज कहाँ से शुरू होती है, फॉरेन कंपनी की 393 पे खत्म होती है और ये 2 सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी के हैं। 394 डील करता है 2 चीज़ों से, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है शेयर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके होल्ड करती हैं। और 395 डील करता है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है ओनली शेयर। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है सिर्फ शेयर तो ये कहते हैं इन्हीं सब केसेस में क्या बोलते हैं कि विद इन 3 मंथ ऑफ एजीएम होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपके एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और कमेंट्स ऑफ सी एंड एजी के कमेंट्स, क्या क्या, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और कमेंट्स ऑफ सी एंड एजी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में जाएंगे, और अगर दोनों का केस है तो दोनों में जाएंगे। मतलब कहने का क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और कमेंट्स ऑफ सी एंड एजी हैं वो एजीएम के विद इन 3 मंथ्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में, दोनों ने कर रखे हैं तो दोनों के पास जाएंगे। बस ये सेक्शंस यही बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी क्या है डेफिनेशन 245। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट बोल दो, स्लीपिंग बोल दो, चाहे इनएक्टिव बोल दो, कुछ भी बोल दो। डोरमेंट कंपनी, स्लीपिंग कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, आप कुछ भी बोल सकते हैं इनको। तो इसमें कौन सा सेक्शन लगता है 455। कई जगह एक्सेप्शन में आती है डोरमेंट तो हम सेक्शन मेंशन करते हैं 455 के साथ। डोरमेंट स्टेटस कब मिलता है कंपनी को, या तो इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस रन नहीं हुआ, या बिजनेस रन हो गया पर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुई, या फिर कंपनी ने 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। ध्यान रखना 2 साल तक फाइल नहीं करते तो डोरमेंट स्टेटस ले सकते हैं।
3 साल तक फाइल नहीं करते तो 164 का 2 लग जाता है और डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं 5 ईयर के लिए ग्लोबली। और अगर 5 साल तक फाइल नहीं करते तो 271 कहता है, पहला सेक्शन है वाइंडिंग अप का, वाइंडिंग अप के ऑर्डर पास हो सकते हैं। तो 2 साल तक नहीं करते, 3 साल तक नहीं करते, 5 साल तक नहीं करते, ये है डन। अब देखिए डोरमेंट पढ़ा रही थी मैं आपको, इनकॉर्पोरेशन के बाद या तो हमारा बिजनेस ही रन नहीं हुआ, या फिर बिजनेस रन हो गया पर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुई, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली 2 ईयर्स तक। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन ट्रांजैक्शन को हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। या तो आप ऑफिस मेंटेनेंस के खर्चे पे कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, क्लर्क को देना, तो हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं करेंगे, मतलब आपको डोरमेंट स्टेटस मिल जाएगा। या फिर आप गवर्नमेंट फीसिस पे कर रहे हो, जो गवर्नमेंट फीस लगती है नॉर्मली कंपनी पे, तो वो पे कर रहे हो तब भी आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। या फिर आप क्या कर रहे हो, या फिर आपने आईपीओ के बाद अलॉटमेंट कर रहे हो, जो आपने फर्स्ट आईपीओ निकाला था इनकॉर्पोरेशन के बाद, उसकी अलॉटमेंट हो रही है, तो वो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनेगी। तो इन्होंने बोला हम इन तीन आइटम्स को सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे और आप डोरमेंट स्टेटस के लिए जा सकते हो। आरओसी से मिलेगा, मैक्सिमम 5 साल के लिए मिल सकता है। अगर 5 साल बाद भी आप एक्टिव नहीं हुए तो आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। डोरमेंट स्टेटस मिलता कौन से फॉर्म में है, एमएससी 1 में हम अप्लाई करते हैं, 2 में डोरमेंट स्टेटस मिल जाता है, 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल होती है, 4 में हम एक्टिव स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं। अगर ऑपरेशन रन हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर हम एक्टिव स्टेटस ले लेते हैं। और 5 में हम क्या करते हैं, 5 में एक्टिव स्टेटस हमें मिल जाता है। अब लास्ट थिंग इसके अंदर, अगर हम एक्टिव स्टेटस नहीं लेते हैं तो आरओसी सुओ मोटो हमें एक्टिव स्टेटस दे देगा और 206 में हम पे इंक्वायरी इनिशिएट हो जाएगी। किस ग्राउंड के बेस पे, अनलॉफुल बिजनेस, अनलॉफुल बिजनेस के बेस पे हम पे इंक्वायरी इनिशिएट हो जाएगी 206 में, और आरओसी सुओ मोटो हमें एक्टिव स्टेटस दे देगा। तो ये था हमारा पूरा डोरमेंट, कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, कौन से फॉर्म है, हमारे 5 फॉर्म है, और अगर हम एक्टिव स्टेटस नहीं लेते तो क्या इम्प्लीकेशंस है। और अगर हमारे पे इन्वेस्टिगेशन रन कर रही है, अगर हम पे पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम डोरमेंट स्टेटस नहीं ले सकते, और एसआर पास करना जरूरी है डोरमेंट स्टेटस लेने के लिए। डन। तो ये 3 टॉपिक हुए हमारे, कौन कौन से। फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा था, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, सेकंड टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी, एंड द थर्ड टॉपिक इज डोरमेंट कंपनी। तो ये 3 टॉपिक हमारे यहाँ पे हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निधि कंपनी। ये क्या बोलता है, निधि कंपनी कौन से सेक्शन में आता है, 406 में। तो इसके कुछ रूल्स हैं। निधि कंपनी बिल्कुल चिट फंड वगैरह की तरह होती हैं, जैसे जो अपने मेंबर को ही लोन देते हैं और अपने मेंबर से ही डिपॉजिट करती हैं। तो निधि कंपनी अपने मेंबर को ही लोन देती है और मेंबर से ही डिपॉजिट करती है, तो इसीलिए इसका मेंबर बनना पड़ता है। अगर हम इससे लोन या डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन करनी है तो इसके पास बोलते हैं कम से कम 10 इक्विटी शेयर होने चाहिए पर मेंबर के पास। और अगर कोई मेंबर रिकरिंग डिपॉजिट वाला है, मतलब सिर्फ सेविंग करता है, तो 1 इक्विटी शेयर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो ट्रांजैक्शन कर सकता है ना, जब तक वो मेंबर नहीं बनता। ठीक है। फिर उसके बाद निधि कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख की। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, 200। फिर उसके बाद इन्होंने बोला निधि कंपनी के जो नेट ऑन फंड और डिपॉजिट का रेशो है वो क्या होना चाहिए, 1:20। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि माइनर निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, पर डिपॉजिट के केस में गार्डियन बन सकता है माइनर के भी हाफ पे। निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, पर अगर ओल्ड एक्ट की निधि कंपनी है, मतलब 1956 में बनी हुई निधि कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956 में, तो फिर वो निधि कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ डायरेक्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी रखे। टेन्योर क्या रहेगा, 10-2-10 का। ऐसे ही ऑडिटर भी आप जितने मर्जी रख सकते हो, ऑडिटर का 5-5-2 का, मतलब 10 साल के लिए डायरेक्टर अपॉइंट, 2 साल का कूलिंग पीरियड, फिर 10 ईयर के लिए रीअपॉइंट हो सकता है। ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट, 5 साल के लिए रीअपॉइंट, 2 ईयर का कूलिंग पीरियड रहता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जो निधि कंपनी है वो कितना डिविडेंड दे सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25% ऑफ नेट प्रॉफिट। 25% ऑफ नेट प्रॉफिट डिविडेंड जाएगा और उसको डिविडेंड रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी है। हमने क्या पढ़ा था डिविडेंड चैप्टर में कि अब ये रूल हटा दिया गया है और रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपनी की डिस्क्रिशन है, पर निधि कंपनी के केस में रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद लॉकर की इनकम निधि कंपनी 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जितना ही ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जो निधि कंपनी है
वो अपने अगर मेंबर को गोल्ड लोन देती है तो उस गोल्ड पे फर्दर लोन नहीं ले सकती मार्केट से। निधि कंपनी कोई और बिजनेस नहीं कर सकती, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। और नेक्स्ट निधि कंपनी के हमारे आ जाते हैं फॉर्म। NDH1 फाइल होता है कि इनकॉर्पोरेशन के कितने 1 साल बाद 90 डेज के अंदर, इसमें हम डेक्लरेशन देते हैं कि हमने 200 मेंबर रख लिए हैं, 1:20 का रेशियो भी कर दिया है, मिनिमम पेड शेयर कैपिटल हमारी 5 लाख है और अनकम्बर्ड डिपॉजिट हमने मेंटेन कर लिए हैं 10%। अनकम्बर्ड डिपॉजिट क्या होते हैं, जो लिक्विडिटी फॉर्म में होते हैं, जैसे बैंक SLR CRR मेंटेन करता है ना, वैसे ही निधि कंपनी अनकम्बर्ड डिपॉजिट्स मेंटेन करती है 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट। अगर हम ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो हम NDH2 फाइल करते हैं किस पे के पास, RD के पास, रीजनल डायरेक्टर के पास। वो हमें फर्दर 1 ईयर की एक्सटेंशन दे देता है कि आपको 1 ईयर की एक्सटेंशन है, आप सेकेंड ईयर में कंप्लाई कर लीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर में भी नहीं कर पाते हैं फिर आप पे पैनल प्रोविजन लग जाएंगे। एक फॉर्म और आया NDH4। ये फॉर्म था कि आपको ये बताना है कि आपने सारे रूल्स फॉलो कर लिए हैं। तो अगर ये फॉर्म अभी आया था, मतलब लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट थी अमेंडमेंट, ये NDH4 फॉर्म आया था, तो इसके अंदर क्या है कि जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड निधि कंपनी है, मतलब ये फॉर्म आने के बाद, तो उसको इनकॉर्पोरेशन के 1 ईयर बाद 60 डेज में फाइल करके देना है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनको या तो इनकॉर्पोरेशन के बाद फाइल करना है या फिर ये रूल आने के बाद 6 महीने के अंदर, विच एवर इज लेटर। मान लीजिए कोई निधि कंपनी 20 साल पुरानी है तो उस पर क्या लग जाएगा, रूल आने के 6 महीने के अंदर ये फॉर्म फाइल कर दो। और अगर कोई कंपनी ये रूल आने के ठीक 2-3 महीने पहले बनी है तो उस पर ये लग जाएगा कि इनकॉर्पोरेशन के बाद फाइल कर दो, विद इन 1 ईयर, डन। तो ये थे हमारे निधि कंपनी के रूल, ये जस्ट आप रीड कर लीजिए, आपको याद रह जाएंगे। निधि कंपनी 406 में ये स्टैब्लिश होती है। मेंबर ही लोन डिपॉजिट कर सकते हैं। मेंबर बनने के लिए मिनिमम 10% इक्विटी शेयर होने चाहिए, पर अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट किया तो 1 भी चल जाएगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, नेट ऑन फंड और डिपॉजिट का रेशो 1:20, माइनर नहीं बन सकता, गार्डियन बन सकता है, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती पर ओल्ड एक्ट वाली कर सकती है, डायरेक्टर 10-10, ऑडिटर 5-5-2। निधि कंपनी निधि लिमिटेड लिखती है अपने नाम के पीछे। डिविडेंड 25% मैक्सिमम दे सकती है नेट प्रॉफिट का, और लॉकर की इनकम 20% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। और निधि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो कंपलसरी है उतना ही पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना भी। गोल्ड लोन दे सकती है, उस गोल्ड के बदले फर्दर लोन रेज नहीं कर सकती, कोई और बिजनेस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको 2 फॉर्म बताई, NDH1, 2 एंड 4। तो ये था हमारा निधि कंपनी का टॉपिक। मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ 447 की पेनल्टी। मिसलेनियस के 3 सेक्शन है हमारे पेनल्टी के। 447 क्या बोलता है, हमने बहुत जगह पेनल्टी पढ़ी है। ये कहता है या तो आपका जो फ्रॉड की अमाउंट है वो 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लोअर, इतनी है। अप टू अमाउंट कितनी है आपकी, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, विच एवर इज लोअर। अगर फ्रॉड की अमाउंट आपकी इतनी ही आती है तो आप पे 5 साल की जेल और 50 लाख का फाइन और बोथ लग सकता है। अगर फ्रॉड की अमाउंट इससे एक्सीड कर जाती है तो आप पे 6 महीने से 10 साल की जेल एंड फाइन है 100% से 300% तक। मतलब जितना फ्रॉड है उसका 3 गुना फाइन लग सकता है आप पे, और 6 महीने से 10 साल की जेल है, एंड है बीच में, दोनों लगेंगे। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ये 6 महीने 3 साल हो जाएंगे, मतलब मिनिमम जेल जो है वो 3 साल हो जाएगी। तो ये है हमारी 447 की पेनल्टी। अमाउंट इसके अंदर है तो इतना है, अमाउंट से एक्सीड करोगे तो इतना है, ठीक है। नेक्स्ट 450 जर्नल पेनल्टी। अगर कोई भी सेक्शन में डिफाइन नहीं है तो ये पेनल्टी लग जाएगी 10,000 और 1000 पर डे कंटिन्यू ऑफेंस में। 454A क्या कहता है, अगर कोई ऑफेंस आपने 3 साल में रिपीट कर दिया, सेम ऑफेंस अगर आपने 3 इयर्स में रिपीट कर दिया तो आपकी पेनल्टी ट्वाइस हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि अगर 3 साल में कोई ऑफेंस रिपीट हो जाता है तो आपकी पेनल्टी क्या हो जाएगी, ट्वाइस। तो ये थे हमारे मिसलेनियस के टॉपिक रजिस्टर्ड वैल्यूर को छोड़ के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रजिस्टर्ड वैल्यूर करवाऊंगी। रजिस्टर्ड वैल्यूर और मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे स्टडी मैट से। तो हमने क्या क्या कवर किया, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी जिसमें 5 सेक्शन थे, गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन और 394, 395,
डोरमेंट कंपनी 455 में, निधि कंपनी 406 में, और मिसलेनियस के 3 सेक्शन 447 की पेनल्टी, 450 जर्नल पेनल्टी एंड 454 है 3 साल में अगर ऑफेंस रिकॉर्ड होता है तो आपकी पेनल्टी ट्वाइस हो जाएगी। तो ये था हमारा रजिस्टर्ड वैल्यूड को छोड़ के मिसलेनियस पार्ट। तो आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से जाके इनको रिवाइज कर लीजिए। बस नेक्स्ट वीडियो में रजिस्टर्ड वैल्यूड और मिसलेनियस के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और हमारा हो जाएगा खत्म डायरेक्टर को छोड़ के कंपनी लॉ पूरा। ठीक है, थैंक यू।